हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीलिम एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2022 both GS1 GS2 and in this video let's discuss the basics of mains examination and let's discuss one of the paper 2022 mains paper, that is essay paper. So let's get started. सो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द मेंस एग्जाम बेसिक्स। ठीक है, मेंस एग्जाम बेसिक्स मतलब यूपीएससी मेंस एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करती है। सो व्हाट कैन बी बेटर सोर्स देन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। तो लेट्स से यूपीएससी क्या कहती है मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट रेदर देन मियरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। तो अब ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी यूपीएससी चेक नहीं करती है, ये ऑलरेडी हमारा चेक कर चुकी है यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में कि इन्फॉर्मेशन हमें कितना याद रहता है, मेमोरी हमारी कितनी शार्प है, जो कि हमने प्रीलिम्स के पेपर के GS1 के डिस्कशन में स्पेसिफिकली देखा था। सो मेंस में यूपीएससी खुद कह रही है कि यहाँ पे अब मैं चेक करूँगी तुम्हारा ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझते हो वो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। Then the nature and standard of the question in the general studies paper 2 to 5 will be such that well-educated person will be able to answer without any specialized study. So UPSC कह रही है कि मैं क्वेश्चन पेपर जो जनरल स्टडी 2 से 5 तक का जो पेपर सेट करूँगा वो ऐसा रहेगा कि कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन है वो उसका बिना किसी स्पेशलाइज स्टडी के उसका आंसर कर सकेगा। ऑब्वियसली प्रिपरेशन करना पड़ता है, बट अगेन वी विल सी दैट कि यूपीएससी की सिलेबस ऐसा है जो कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जो यूपीएससी के प्रिपरेशन से, अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन से अच्छे मतलब कलेक्टर ना भी बनो तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के बाद तुम अच्छे सिटीजन ऑफ इंडिया ज़रूर बन जाओगे और अच्छे इंसान भी ज़रूर बनोगे। वी विल सी दैट। ठीक है, सो यूपीएससी ये कहती है कि वेल एजुकेटेड पर्सन आंसर कर पाएगा ये जो मैं पेपर सेट करूंगा जो भी पेपर 2 टू पेपर 5। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस टेस्ट होगा ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में आ गया तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तुम्हारा गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस यूपीएससी टेस्ट करेगा विच विल हैव रेलेवेंस फॉर द करियर ऑफ सिविल सर्विस। ऑब्वियसली सिविल सर्विस में जो हमारे तुम पोस्ट देखोगे ऑलमोस्ट पूरे गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोस्टिंग हो सकती है। सो ओवरऑल हर डायमेंशन यूपीएससी अपने मेंस के पेपर में तुम्हारा चेक करेगी जो कि करियर से रेलेवेंस है। द क्वेश्चन आर लाइक टू टेस्ट द कैंडिडेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टेस्ट करेगा तुम्हारा ऑफ द रिलेवेंट इश्यूज, जो भी रेलेवेंट इश्यूज हैं, इनफैक्ट इसका मतलब जो भी रेलेवेंट कंट्री इश्यूज फेस कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, एंड एबिलिटी टू एनालाइज यानी कि ऐसा नहीं कि जस्ट तुम्हारा वो चेक करेगा कि तुमको पता है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग के अलावा तुम उसको एनालाइज कर पाते हो। कि यहाँ पे एनालाइज का मतलब जनरली क्वेश्चन में भी देखोगे कि क्रिटिकली एनालाइज मतलब तुम उसको समझ रहे हो, उसके क्रिटिकली मतलब उसके प्रोज भी तुम जानते हो, उसके कॉन्स भी जानते हो, अच्छाई और बुराई दोनों तुम समझते हो कि नहीं उस पर्टिकुलर इशू के बारे में। यूपीएससी ये चेक करेगी। एंड टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। और जो कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं ऑब्वियसली बहुत चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नेंस में होता है, अगर सारा पैसा इसमें क्या बोलते हैं, अगर कंपनीज में लगा दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा दोगे तो आम लोग, गरीब लोग फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और सारा पैसा अगर सोशल सेक्टर में लगा दिया जाएगा तो तुम्हारे फिर कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो फिर स्लो हो जाएगी। तो इस तरह के व्हेन वी विल स्टडी द सिलेबस वी विल सी दैट कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वी फेस, जिसके वजह से वो तुम कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, यूपीएससी इज गोइंग टू टेस्ट दैट ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड्स, टेक अ व्यू ऑन अ कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। तो बेसिकली तुम्हारा व्यू भी यूपीएससी चेक करेगी, तुम्हारी मतलब एबिलिटी टू एनालाइज दैट इश्यूज, रेलेवेंट इश्यूज चेक करेगी। द कैंडिडेट मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिएंट आंसर। लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है।
स्पेशली ऑफ समथिंग रिटन ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस। ठीक है, इसका मतलब कि तुम्हारा आंसर जो तुम मेंस में यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन तुम लिख रहे हो मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ नहीं गाना वाना लिख के नहीं आना है, और तुम्हारा आंसर ब्रीफ होना चाहिए और क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटे से इशू में मतलब पूरा कहानी लिख दिया, वर्ड लिमिट होता है, ब्रीफ होगा और क्लियरली तुम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं उस इशू के बारे में। जो भी क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये यूपीएससी टेस्ट करेगी। ठीक है, द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ये तो जनरल वाले पेपर के बारे में जो, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम जो भी चुनोगे, ठीक है, जो पेपर 6 और पेपर तुम्हारे पेपर 6 और पेपर 7 होंगे, जैसे मैंने सोशियोलॉजी लिया था, कोई हिस्ट्री लेगा, ज्योग्राफी लेगा, तुम क्या बोलते हैं अपने इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सो उसमें फॉर द एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री तक के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे तो यूपीएससी कह रहा है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बट इन सब पेपर को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई जो भी ऑप्शनल लोगे उसकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑनर्स का लेवल क्या है? अ लेवल हायर देन बैचलर्स डिग्री एंड लोअर देन द मास्टर्स डिग्री। तो बेसिकली बैचलर डिग्री 3 साल का कोर्स होता है, मास्टर डिग्री उसमें 2 साल का कोर्स जनरली होता है। तो बैचलर डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए 3 साल से, और मास्टर्स भी नहीं, मास्टर से थोड़ा कम का होगा नॉलेज टेस्ट करेगी उन 2 पेपर में जो कि तुम खुद चुनोगे। ठीक है, इन केस ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड लॉ द लेवल करस्पॉन्ड्स टू द बैचलर्स डिग्री। ऑब्वियसली अब चूंकि इंजीनियरिंग में बीई बीटेक की डिग्री होती है, मेडिकल साइंस में भी वही एमबीबीएस जो भी डिग्री होती है, लॉ की डिग्री 4 साल की होती है, उसमें जो तुम्हारी बैचलर डिग्री का है उसी तक का लेवल चेक होगा। बाकी जो जनरल ग्रेजुएशन जो तुम्हारे बैचलर और मास्टर डिग्री के होते हैं उसमें तुम्हारे ऑनर्स लेवल का सब्जेक्ट का चेक होगा। जैसे सोशियोलॉजी लोगे तो ऑनर्स होगा, मैथ्स अगर लेते हो तो तुम्हारा सिर्फ जो मैथ्स नहीं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेते हो या मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें बैचलर डिग्री तक का जो भी मैथ्स में तो ऑनर्स का होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें बेसिकली तुम्हारी बैचलर्स डिग्री तक की जो बीटेक या बीई की डिग्री है वो वहाँ तक का टेस्ट करेगी। ठीक है, सिलेबस ऑफ द पेपर इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ एग्जाम, नीचे सिलेबस मेंशन है। तो दिस वाज द बेसिक अबाउट द मेंस एग्जाम की यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मतलब सब्जेक्ट। दैट्स वाई कोई भी टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पे रिलेवेंट आ जाता है न्यूज़पेपर के तुम्हारे इसके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के क्वेश्चन के लिए बेसिकली। क्योंकि अगर तुम बस मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें कोई गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स रहेगी, उसमें बस उसके बेसिक रहेंगे, ये स्कीम है, इसका ये फ़ायदा, ये नुकसान है, और ये चीज़ें ये स्कीम करेगी, ये इसके पॉइंट्स हैं। तो वो प्रीलिम्स में तो तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा, खटाक से तुम उसमें लिख दोगे अच्छा ये थे, इतने आदमी को मतलब ये उसका पार्ट है कि नहीं स्कीम का नहीं है, बट मेंस में नहीं आएगा। जब मेंस में उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा, जब उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का आएगा तो वहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स काम आते हैं। और ऐसा है कि हिंदूज, जैसे द हिंदू हम पढ़ेंगे तो उसमें जनरली न्यूज़पेपर के अच्छे आर्टिकल्स वही होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम को क्रिटिकली एनालाइज करें, मतलब उसके प्रोज भी बताएं और उसके कॉन्स भी बताएं। क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट में आगे, जैसे पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो रिलीज गवर्नमेंट करेगी, उसमें गवर्नमेंट अपनी बुराई नहीं बताएगी, कोई भी स्कीम की अच्छा ही बताएगी और उसके पॉइंट्स बताएगी कि उस स्कीम्स में क्या क्या उसके मतलब पॉइंट्स हैं। बट इट विल बी एक्चुअली व्हेन यू विल रीड द आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर यू विल गेट टू नो द उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट तुम्हारी कुछ दिन पहले वो वाली स्कीम जो इस बार बॉन्ड्स की स्कीम गवर्नमेंट लाई थी कि अब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए तुमको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के हिसाब से सुनोगे तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम ट्रांसपेरेंसी ला देगी, एकदम करप्शन खत्म कर देगी। लेकिन व्हेन यू विल रीड द आर्टिकल, जो मतलब न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि इसमें भी कितने लूप होल्स हैं और कैसे गवर्नमेंट मतलब कैसे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहेगी वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है अपने गेन के लिए। सो दैट्स वाई यहीं पे तुम्हारा इसके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द आर्टिकल। तो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना कोई बोलेगा कि अच्छा बस मैं मंथली मैगजीन पढ़ के निकाल लूंगा यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स जरूर निकाल लोगे, बट यूपीएससी मेंस के लिए कंटेंट कहाँ से लाओगे? जब क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कोई टॉपिक पूछेगा, जब उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा, तो गवर्नमेंट के जो भी अगर तुम किसी भी स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट में चीज़ें पढ़ोगे उसमें सब उसके फायदे लिखे रहेंगे कि इससे ये हो जाएगा, इससे इतने लोग कवर हो जाएंगे, इसके ये है। बट
बट उसका नुकसान क्या होगा ग्राउंड लेवल पे। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान का जब गवर्नमेंट अपनी प्रेस रिलीज करेगी तो सब अच्छा ही बताएगी कि हमने इतने सिटीज़ में पूरा 100% सैनिटेशन को अचीव कर लिया है, ये है वो है, इतने टॉयलेट्स बना दिए हैं। बट व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल तब उसके ड्रॉबैक्स बनेंगे, नहीं वो डेटा फर्जी है या उसमें गलत हैं चीज़ें। तो वहाँ से जब तुम अपने नोट्स बनाओगे जो तुम्हारे नॉलेज रहेगी वहाँ पे मेंस की राइटिंग में काम आएगी। एंड अगेन चूंकि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ ही करनी है, तो ऐसा नहीं है कि तुम बिना न्यूज़पेपर पढ़े प्रीलिम्स निकाल लो और उसके बाद सडनली न्यूज़पेपर करके मेंस निकालो, फिर वो साल तुम्हारा गया। सो दैट्स वाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट। और ये हमें ईजिली पता चल गया तुम्हारे यूपीएससी का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के, ठीक है। सो वी आर डन विद द मेंस एग्जामिनेशन बेसिक्स, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस 2022 एसए पेपर, ठीक है। अब देखो एसए का पेपर आएगा, इस तरह का एसए का पेपर आता है, 250 नंबर का आता है। और एसए का पेपर क्वालिफाइंग नंबर नहीं है, इसके मार्क्स एग्जैक्टली जुड़ेंगे तुम्हारे उस डिसीजन में कि तुम मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हो कि नहीं। और फाइनल लिस्ट में भी ये एसए के नंबर जोड़ के तुम्हारे मेरिट लिस्ट में नंबर आएंगे। सो दैट्स वाई एसए का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अनलाइक दूसरे पेपर जैसे GS1, GS2, GS3 जो जिसमें पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वी विल सी दैट उसके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं और सब मोटा मोटी सेम ही आंसर लिखेगा। तो उसमें अगर तुम टॉपर्स के नंबर भी देखोगे तो उसमें बहुत कम आगे पीछे होते हैं। बट ये ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा बाजी मार सकता है और किसी का बहुत खराब आ सकता है। अगर तुम विद द टाइम अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव कर लेते हो, तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी है, वोकेबलरी बहुत अच्छी नहीं बट बेसिक अच्छी है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छा है, तुमको कंटेंट अच्छा है और तुमको ऐसे किस तरह से लिखना है वो पता है, तुम इस 250 में से जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो 125 प्लस वरना 150 के नंबर भी ला सकते हैं। और अगर तुम खराब हो तो तुम 80 नंबर पे भी, 70 नंबर पे, 60 मतलब पे भी अटक सकते हो अगर तुम बुरा ऐसे लिख के आते हो। और इट इज़ वेरी मतलब ईजी टू स्कोर, क्योंकि अल्टीमेटली आई विल शो यू कि जैसे कि ऐसे का पेपर होगा, इट विल बी लाइक दिस कि सेक्शन तुमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 250 नंबर का है। सो 2 क्वेश्चन हैं 125 नंबर के। सेक्शन 1 होगा, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन तुमको सेलेक्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन भी ऐसे के टॉपिक्स भी डिफिकल्ट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो अब तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे थोड़े से यूपीएससी के जो सिलेबस के इंफॉर्मेशन भी आएगी, जैसे फॉरेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी फॉरेस्ट मतलब आर बेस्ट केस स्टडी फॉर, अगर मान लो कि तुम पूरा फॉरेस्ट काट वाट के जस्ट इकोनॉमिक डेवलप भी कर देते हो तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक एक्सीलेंट डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ऐसा डेवलपमेंट जो कि बहुत अच्छी कंट्री होगी वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी कन्वर्ट करेगी और उसके साथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी। उसी तरह से पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये टॉपिक ऐसा है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर। तुम बहुत चीज़ें पास्ट में भी पढ़ोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीडम की बात हुई है, जो आज हमारा एज अ बेसिक राइट है वुमेन इक्वालिटी की, पास्ट में बहुत सारे पोएट्स ऐसे होंगे जो वुमेन इक्वालिटी की अपने पोएम में बात करेंगे, एक अच्छे वर्ल्ड की बात करेंगे। और विद द टाइम जब सोसाइटी इंप्रूव करती है तो वही चीज़ जो वो अपने पोएम में एज अ ड्रीम लिखते थे वही तुम्हारी लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाता है। तो अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट, इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन तो तुमको थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल तो पोएट्स के नाम याद होने चाहिए, जो पोएट जो अपने टाइम से आगे की चीज़ें लिखे थे, एंड देन फिर तुम कोरिलेट कर पाओ उसमें। देन हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। अब इसमें तुमको पता होना चाहिए साइंटिफिक मैन मतलब ऑब्वियसली रोमांटिक मैन जो रूमानी मनुष्य हो सकता है। रोमांटिक मैन का इसका मतलब जो कि बहुत अपने कल्चर और फिलॉसफी में घुमा रहता है, और साइंटिफिक मैन जो साइंटिफिक टेम्पर का है, टेक्नोलॉजी में रहता है। और ये बात सच भी है, मतलब हिस्ट्री में तुम देखोगे जैसे ब्रिटिश में इंडिया को इंडिया पे राज किए, कैप्चर किए, हमें हरा दिए, तो इट वॉज नॉट कि हमारे सोल्जर्स या हमारे जो यहाँ पे फाइटर या वॉरियर थे वो वीक थे या चीज़ें थे, बट हम इंडिया के लोग उसी में रह गए थे, अपने कल्चर में, रिलीजन में, इसी में ज़्यादा ध्यान देते थे। साइंटिफिक टेम्पर नहीं था, तो हमारे गन्स, हमारे वेपन्स, हमारी चीज़ें उतनी एडवांस नहीं थी, हमारा जो मिलिट्री की ट्रेनिंग थे, ड्रिल सिस्टम, दूसरी चीज़ें एडवांस नहीं थी। जबकि जो ब्रिटिश थे वो उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, तो उनके वेपन्स भी बेटर थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी बेटर था, एनालाइज करने की चीज़ें भी साइंटिफिकली वॉर को एनालाइज करते थे, तो उनकी विक्ट्री ईजी होगी। आज के भी टाइम में देखोगे कि अगर
अगर अफगानिस्तान और मान लो अमेरिका की लड़ाई है या किसी भी लड़ाई है, तो अगर डायरेक्ट लड़ाई होगी तुमको पता है अमेरिका जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अफगानिस्तान या इराक है वहाँ के जो सोल्जर्स होंगे वो मतलब कम बहादुर होंगे, वो भी जा रहे हैं लड़ाई मरने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो सब वही रिलीजन और अपने चीज़ों में रह गए। और अमेरिका चूंकि साइंटिफिक कंट्री है तो वो ड्रोन हायर वेपन यूज़ करके करेगा। तो ऐसे तुमको हिस्टोरिक एग्जांपल देने पड़ेंगे। हम हिस्टोरिक में ऐसा भी करोगे कि जब आयरन आया होगा तो आयरन वालों ने, जिनके पास आयरन नहीं है, उसको हरा दिया होगा। जब बेटर वेपन गन पाउडर आया होगा तो गन पाउडर वालों ने जो आयरन वालों को हरा दिया होगा। उसी तरह से जो ऑटोमेटिक वेपन आया होगा तो नॉन ऑटोमेटिक वेपन वालों को हरा दिया होगा। या जो एडवांस साइंटिफिक सोसाइटी है उसका एग्जाम्पल दोगे कि कैसे ऑल्दो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज ने तुम्हारे साउथ अमेरिका के बहुत सारे वो एस्टेक वेस्टेक वालों को हरा दिया था। तो एस्टेक वेस्टेक रोमांटिक मैन होंगे और जो यूरोपियन वाले साइंटिफिक, इस तरह के एग्जांपल देके तुम इसको लिखोगे। अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। अगेन ये चीज़ें हैं कि मतलब हार्बर में तो शिप अच्छी है बट वो उसके लिए बनी नहीं है। तो ये रिस्क लेने पे लाइफ में कि मतलब तुम बहुत सेफ खेलोगे तो क्या उसका फ़ायदा है कि सेफ खेलोग आराम ज़िंदगी कट जाएगी, बट अगेन फिर बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे यूपीएससी का खुद का प्रिपरेशन है कि तुम अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में तो ऑलमोस्ट 95% चांस है कि तुम्हारा नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी देखो कितने प्रिपरेशन करते हैं और कितनों का फाइनली होता है। बट अगेन दिस इज़ नॉट व्हाट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। अगर तुम चाहते हो बनना, रिस्क लो यार। मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है यार, हार गए डूब गए, कोई बात नहीं। सो दैट इज वॉट ये अब इसका तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यू विल गेट टू सी कि जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इजी नहीं होते हैं। जैसे मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुमको लग रहा हो पता नहीं सही कर रहा है कि नहीं, यही चीज़ें हैं। इसका कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं है, तुम अपने इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। फॉरेस्ट इज द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, तुम इसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। तो उसी तरह से पोइट्स और एक्नॉलेज किस तरीके से तुमको ऐसे लिखना है वो सब डिफरेंट होता है। बट इसीलिए तुमको बहुत सारी जो भी बंदे जैसे बुक्स पढ़ते हैं या बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिनको जनरल क्यूरियोसिटी होती है लिटरेचर में या दूसरों के रीडिंग में, उनका हमेशा ऐसे में एडवांटेज रहता है। सो बहुत बार यूपीएससी के कैंडिडेट से रिकमेंड करते हैं कि बुक्स या दूसरी चीज़ें एज अ शौक भी पढ़ा करो, उससे ऐसे को राइट करने में एडवांटेज होगा ऐसे कि इस तरह की डिफ़िकल्ट टॉपिक को। और इनफैक्ट 2021 का भी ऐसे का टॉपिक देखोगे तो वो भी काफ़ी इनफेमस आया था। मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्ट थे, लोग बोल रहे थे कि लगता है जो पेपर सेट कर रहा है बहुत गुस्से में बना रहा है कि कोई ना कर पाए। तो ऐसे के टॉपिक डिफ़िकल्ट आते हैं। बट अगेन तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है इन चारों में से जिसमें तुमको लगता है बेस्ट तुम लिख सकते हो वो करो। और उसके बाद तुम्हारा कितने अच्छे से ऐसे लिखते हो उसके बेसिस पर तुम्हारे 125 में से कितने मार्क्स मिलेंगे वो डिसाइड करते हैं। वो तुम टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक तो नहीं रहे हो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम रैंडमली तुम्हारा मतलब पढ़ के कोई फ्लो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें अगेन वी विल डिस्कस जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। वी विल ट्राई टू जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर भी फिर से डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का, और मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखना है, इसके बेसिक भी आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू, शेयर विथ यू, जो कि मैंने इधर उधर से पढ़ के लिखे हैं। और देन प्रैक्टिस करके यू कैन ईजिली मतलब स्कोर बेटर। तो इन ऐसे पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर उठा सकते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारी राइटिंग स्किल अच्छी है या तुम्हारे प्रेजेंटेशन अच्छा है, तुम फ्लो अच्छा बना पाते हो। तो ये विद द टाइम आएगा, विद द प्रैक्टिस आएगा। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने से इंप्रूव होंगे, वोकेबलरी इंप्रूव करना है, वे ऑफ राइटिंग इंप्रूव करना है, लोगों की बुक्स पढ़ो, जनरल क्यूरियोसिटी लो। बुक्स पढ़ने से भी चीज़ें इस तरह की अच्छी हैबिट जो लाइफ लॉन्ग हैबिट है, ये ऐसी हैबिट है कि बुक्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, किसी का जो ब्लॉग्स है वो पढ़ना अगर कोई अच्छा लिखता है, ये एक ऐसी हैबिट है जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हो उसको भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि ऐसे का पेपर ऐसा ही आता है, सेक्शन ए होता है, इन चार में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। देन अगेन सेक्शन बी होता है, इसमें जैसे टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल इसका मतलब वही है कि जब डिजास्टर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश होगी तो उस टाइम अगर छत टूटा है तो गया तुम्हारा काम, उस टाइम तो छत रिपेयर किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे यही इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें यही कह रहा है कि जब टाइम ठीक चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी पीस का टाइम है, तभी टाइम है तुम वॉर के लिए भी प्रिपेयर। जैसे तुमको पता है कि चाइना पाकिस्तान से खतरा है, तो दिस इज द टाइम टू डेवलप आवर टेक्नोलॉजी, वेपन। एक बार जब वॉर शुरू हो जाए तब तुम रिपेयर करके क्या कर लोगे, वहाँ पे फिर जो लूप होल होंगे, तुम्हारी जो वीकनेस होगी वो एनिमी एक्सप्लॉइट करेगा। उसी तरह से
लाइफ में जब इजी सिचुएशन, जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो वही टाइम होता है खुद को इम्प्रूव करने का। और मुश्किल टाइम के लिए, जैसे कि पैसे अगर तुम्हारे पास हैं तो जब अच्छा तुम्हारी इनकम है तो उस टाइम तुम पैसे जमा करके रखो, सो दैट जब बुरा वक्त आए तो उस टाइम तुम्हारा बफर रहे। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल तुम रियल लाइफ से दे सकते हो, पास्ट से दे सकते हो, ऐसे को अपना और अच्छा बनाने के लिए। एंड इट इज़ नॉट, कम में नहीं लिखना पड़ता है ऐसे में, मतलब 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, अगेन एक ऑब्वियसली इसका जनरल इंटरप्रिटेशन मुझे यही लगे, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस, क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, हर बार पानी, अगर तुम एक बार रिवर में जाते हो, वापस निकलते हो, फिर से रिवर में जाते हो, तो तुमको लगेगा तुम सेम रिवर में जा रहे हो, बट अब वो जो पानी में पहले गए थे वो तो बह के आगे चला गया, तो अब तुम सेम पानी में नहीं गए हो। तो लाइफ में भी सेम सिचुएशन, कभी सिमिलर सिचुएशन आ सकती है बट सेम सिचुएशन नहीं आती है। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तुम अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, जब भी एम्बिग्विटी आए उस टाइम मुस्कुरा दो, ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, इसका ये मतलब है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डोंट नॉट मीन दैट एनी वन ऑफ देम हैव टू बी हैज़ टू बी राइट। जैसे अब वही है, मान लो कि ब्रिज पे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, अब चॉइस तो है कुआं में कूद जाओ या खाई में कूद जाओ, बट अगेन दोनों ही गलत है। तो ये वही कह रहा है कि जस्ट यू हैव अ चॉइस इट डजंट मीन। सो इस तरह के टॉपिक देखो, इट्स नॉट ईजी, बहुत आसान नहीं है कि कोई पूछ दिया कि अच्छा जस्ट राइट ऐसे ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट ऐसे ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या राइट द ऐसे ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि तुम अपने जीएस का खटाक से टॉपिक निकाला, उससे खट 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 लिख दिया मोटा मोटी और निकल गए एग्जाम में खुशी खुशी। कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, तो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये ऐसे तुम आज प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तुम विद द टाइम अभी से ही जस्ट एक हैबिट बनाओ, और एटलीस्ट फिलहाल के लिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ने का, और जो कुछ बुक्स है जस्ट सर्च, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, तुम कोई भी अच्छी बुक है जस्ट सर्च गूगल के टॉप बुक क्या है, उसके जस्ट 2-3-4 बुक पढ़ो। इनफैक्ट महात्मा गांधी की जो कोई बुक है अगर उन्होंने लिख रखी है, अगर चीज़ें कर रखी है, जस्ट गो थ्रू, ट्राई टू रीड एटलीस्ट 1 or 2-3 बुक्स। तो उससे क्या होगा, मतलब विद द टाइम जब तुम सिलेबस पढ़ोगे उससे भी इसके लिए कंटेंट आएगा ऐसे के लिए, और इस तरह से बुक और आर्टिकल्स पढ़ोगे, कभी कोई जेनरिक आर्टिकल आता है एज ए क्यूरियोसिटी उसको पढ़ो, कभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे ऐसे की डेवलपमेंट, जो कंटेंट की डेवलपमेंट होगी तुम्हारी यूपीएससी की थ्रू आउट द जर्नी होगी। जब तुम यूपीएससी की बुक पढ़ोगे, यूपीएससी के लिए आर्टिकल्स पढ़ोगे, यूपीएससी के लिए सिलेबस पढ़ोगे, और उसके अलावा दूसरी बुक्स पढ़ोगे, इनफैक्ट यूट्यूब के भी बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो देखोगे, वहाँ से तुम्हारा कंटेंट आएगा। और लास्ट में बेसिकली फिर उसको कैसे चैनलाइज करना है, मेन से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है कि विद इन द टाइम हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और चैनलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं अपनी इंफॉर्मेशन को, तो वो लास्ट में होगा। बट शुरू से आज से ही जो तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसे की चलने लगेगी, ठीक है। सो ऐसे का पेपर यही होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 250 नंबर के, और इस तरह के ही डिफिकल्ट से रहेंगे कि किसी का कोई भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई गलत इंटरप्रिटेशन, मतलब तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है यार, इसमें तुम क्या समझते हो, बट यहाँ पे यूपीएससी जस्ट तुम्हारी एबिलिटी चेक कर रहा है कि तुम जो भी पॉइंट रखते हो, इंटरप्रिटेशन रख लेते हो, उस पॉइंट को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो अपने ऐसे में। तुम्हारा ऐसा तो नहीं है कि जो भी इंटरप्रिटेशन है फिर तुम्हारा पूरा ऐसे उसी से स्टक होना चाहिए, तुम टॉपिक से भटक तो नहीं रहे हो, और चैनलाइज्ड है कि नहीं, एक फ्लो बन रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसे पेपर। अब तुमको पता है कि एसे पेपर किस तरह से आता है, बस 2 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 में से 1 चुनना है, फिर 4 में से 1 चुनना है। 250 नंबर के मतलब 125 नंबर का पेपर रहता है, और टोटल पेपर 250 नंबर का होता है। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड डिस्कस अबाउट अदर पेपर। आई विल discuss about other papers of the mains in the next video. Okay, so all the best candidates. Jai Hind.